यूपीएससी मेन 2025 निबंध से प्रश्न पत्र 1 लेक्चर 1 हिंदी खंड बटा सेक्शन ए। एक सत्य कोई रंग नहीं जानता है। उत्तर 1000 से 1200 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। यह समझना जरूरी है कि सत्य कोई रंग नहीं जानता है। ट्रूथ नोज नो कलर एक मुहावरा है, एक कहावत है जिसका एक गहरा अर्थ होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि सत्य सचमुच में कोई रंग नहीं देख सकता है, बल्कि यह बताता है कि सत्य की अपनी एक निष्पक्ष प्रकृति होती है। यह किसी भी पूर्वाग्रह, जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति से प्रभावित नहीं होता है। सत्य सार्वभौमिक होता है और सभी के लिए एक समान होता है। इस कहावत का विस्तार से अर्थ समझने के लिए हम इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार कर सकते हैं। एक सत्य की निष्पक्षता। सत्य निष्पक्ष और तटस्थ होता है। यह किसी व्यक्ति, समूह या विचार के प्रति झुकाव नहीं रखता है। जब हम कहते हैं कि सत्य कोई रंग नहीं जानता, तो हमारा मतलब होता है कि यह किसी भी व्यक्ति की पहचान, उसकी जाति, उसके धर्म या उसकी सामाजिक स्थिति से प्रभावित नहीं होता। जैसे गणित के नियम हर किसी के लिए समान होते हैं, चाहे वह कोई भी हो। 2+2 4 एक सार्वभौमिक सत्य है और यह किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं बदलता। इसी तरह गुरुत्वाकर्षण का नियम हर जगह समान रूप से काम करता है। 2 सत्य की सार्वभौमिकता। सत्य का कोई भौगोलिक या सांस्कृतिक रंग नहीं होता। यह पूरी दुनिया में एक जैसा होता है। पानी का H2O होना एक सत्य है और यह चाहे भारत में हो या अमेरिका में, यह नहीं बदलता। इसी तरह सूर्य का पूर्व में उगना एक सार्वभौमिक सत्य है। यह सभी लोगों के लिए समान है। 3 सत्य और पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह, पक्षपात और भेदभाव सत्य के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब हम किसी चीज को अपने पूर्वाग्रह के चश्मे से देखते हैं, तो हम सत्य को विकृत कर देते हैं। इस मुहावरे का यह भी अर्थ है कि हमें सत्य को उसके वास्तविक रूप में स्वीकार करना चाहिए, न कि उसे अपनी पसंद या नापसंद के अनुसार रंगना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक जज को न्याय करते समय किसी भी पक्ष की जाति, धर्म या रंग को नहीं देखना चाहिए, बल्कि केवल सबूतों और तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। यही सत्य के प्रति सच्चा सम्मान है। 4 सत्य और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। विज्ञान सत्य की खोज पर आधारित है। वैज्ञानिक अनुसंधान किसी भी व्यक्ति की पहचान या धर्म को नहीं देखता। वे केवल तथ्यों और प्रयोगों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक वैज्ञानिक चाहे किसी भी देश का हो, अगर उसका प्रयोग सही है, तो उसका परिणाम भी सही होगा। विज्ञान की यही निष्पक्षता उसे विश्वसनीय बनाती है। यही सत्य कोई रंग नहीं जानता का वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। 5 सत्य और नैतिक मूल्य। नैतिक सत्य भी इसी तरह के होते हैं। ईमानदारी, करुणा, न्याय और दया जैसे मूल्य सभी संस्कृतियों में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये मूल्य किसी विशेष धर्म या समाज तक सीमित नहीं हैं। यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि अच्छा व्यवहार करना और दूसरों का सम्मान करना उचित है। साहित्यिक और दार्शनिक संदर्भ। यह कहावत साहित्य और दर्शन में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कई लेखकों और विचारकों ने सत्य की इस निष्पक्ष प्रकृति पर जोर दिया है। महात्मा गांधी जी ने हमेशा सत्य और अहिंसा पर जोर दिया। उनके लिए सत्य ईश्वर का पर्याय था। उनका मानना था कि सत्य का पालन करने के लिए व्यक्ति को किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। रवींद्रनाथ टैगोर ने अपनी रचनाओं में सार्वभौमिकता और मानवतावाद का संदेश दिया। उनके लिए कला और सत्य किसी भी सीमा या भेदभाव से परे थे। सत्य का सामना करना। आज के दौर में, जब दुनिया में अनेक तरह के संघर्ष और भेदभाव मौजूद हैं, सत्य कोई रंग नहीं जानता का अर्थ और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हमें यह समझना चाहिए कि गलत सूचना और दुष्प्रचार, मिसइन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन, गलत सूचनाएं अक्सर एक एजेंडा या पूर्वाग्रह से रंगी होती हैं। वे भावनाओं को भड़काने और लोगों को गुमराह करने के लिए बनाई जाती हैं।
सत्य का सामना करने के लिए हमें इन गलत सूचनाओं के प्रति सचेत रहना चाहिए और तथ्यों को जांचना चाहिए। भेदभाव और पूर्वाग्रह। हमें अपने दैनिक जीवन में भी इस मुहावरे को याद रखना चाहिए। जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हमें उसे उसकी पहचान या धर्म से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और कार्यों से आंकना चाहिए। न्याय प्रणाली। एक सच्ची और प्रभावी न्याय प्रणाली वही होती है जो बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करती है। निष्कर्ष। सत्य कोई रंग नहीं जानता एक साधारण मुहावरा हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। यह हमें सिखाता है कि सत्य को उसके शुद्ध रूप में स्वीकार करना चाहिए, बिना किसी पूर्वाग्रह, पक्षपात या भेदभाव के। यह हमें निष्पक्ष, ईमानदार और न्यायपूर्ण बनने के लिए प्रेरित करता है। आज की दुनिया में, जहां लोग अक्सर अपने पूर्वाग्रहों के चश्मे से दुनिया को देखते हैं, यह कहावत एक महत्वपूर्ण याद दिलाती है कि सच्ची मानवता और प्रगति तभी संभव है जब हम सत्य का सम्मान करें और उसे हर रंग, हर रूप में स्वीकार करें। यह हमें यह भी बताता है कि सत्य की राह पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन अंत में यह हमें एक बेहतर, अधिक निष्पक्ष और शांतिपूर्ण समाज की ओर ले जाता है। अगला प्रश्न। 2. बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सर्वोच्च कला है। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सर्वोच्च कला है। यह विचार प्राचीन चीनी सैन्य रणनीतिकार सुन त्सु सिन टीजेड्यू की प्रसिद्ध पुस्तक द आर्ट ऑफ वॉर का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह विचार सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भी लागू होता है, जैसे कि व्यापार, राजनीति और व्यक्तिगत संबंध। इस कहावत का विस्तार से अर्थ समझने के लिए हम इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार कर सकते हैं। 1. भौतिक और मानसिक विजय। युद्ध का पारंपरिक अर्थ है हथियारों से लड़ना, लेकिन सुन त्सु के लिए असली विजय बिना हथियार उठाए होती है। जब हम दुश्मन को बिना लड़े ही हरा देते हैं, तो इसका मतलब है कि हमने उसे शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर पराजित कर दिया है। इसका अर्थ यह है कि हमने दुश्मन की लड़ने की इच्छा, उसके हौसले और उसके संसाधनों को इस तरह से कमजोर कर दिया है कि वह लड़ने में असमर्थ हो गया है। 2. बुद्धिमत्ता और रणनीति का महत्व। सुन त्सु के अनुसार एक अच्छा योद्धा वह नहीं है जो दुश्मन को मारता है, बल्कि वह है जो दुश्मन को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर करता है। ऐसा करने के लिए बुद्धिमत्ता और रणनीति का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। इसमें निम्नलिखित पहलू शामिल हैं। जासूसी और सूचना का संग्रह। दुश्मन की कमजोरियों, उसकी योजनाओं, उसके संसाधनों और उसके इरादों को जानना सबसे महत्वपूर्ण है। जब हमें दुश्मन के बारे में पूरी जानकारी होती है, तो हम उसकी चालों का अनुमान लगा सकते हैं और उसे मात दे सकते हैं। कूटनीति और धोखा। दुश्मन के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित करना और उसे भ्रमित करना भी एक महत्वपूर्ण रणनीति है। यह उसे अपनी असली ताकत का अंदाजा नहीं लगने देता और उसे गलत कदम उठाने पर मजबूर करता है। मनोवैज्ञानिक युद्ध। दुश्मन के सैनिकों का मनोबल गिराना और उसे अंदर से कमजोर करना भी एक प्रभावी तरीका है। अफवाहें फैलाना। दुश्मन की आपूर्ति लाइनों को काटना और उसके नेताओं में अविश्वास पैदा करना, ये सब मनोवैज्ञानिक युद्ध के हिस्से हैं। 3. संसाधनों और समय की बचत। युद्ध में जीत हासिल करने के लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे कि पैसा, हथियार और सैनिकों की जान। जब हम बिना लड़े ही जीत जाते हैं, तो हम इन सभी संसाधनों को बचाते हैं। इससे हम अपनी शक्ति को बनाए रख सकते हैं और भविष्य में इसका उपयोग कर सकते हैं। 4. नैतिक और सामाजिक लाभ। बिना लड़े जीतना नैतिक रूप से भी श्रेष्ठ है। यह रक्तपात, विनाश और निर्दोष लोगों की जान बचाता है। यह एक ऐसा तरीका है जो दोनों पक्षों को शांति और सुरक्षा देता है। 5. आधुनिक जीवन में इसका अनुप्रयोग। आज के आधुनिक जीवन में इस सिद्धांत का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। व्यापार में एक कंपनी अपने प्रतिद्वंद्वी को बिना लड़े ही हरा सकती है। यह ग्राहकों को बेहतर उत्पाद और सेवाएं प्रदान करके, अपनी बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाकर और अपने प्रतिद्वंद्वी की कमजोरियों का लाभ उठाकर किया जा सकता है। राजनीति में
एक राजनेता अपने प्रतिद्वंद्वी को बिना लड़े ही हरा सकता है। यह मतदाताओं के विश्वास को जीतकर, अपने प्रतिद्वंद्वी की कमजोरियों को उजागर करके और अपने पक्ष में जनता की राय बनाकर किया जा सकता है। व्यक्तिगत जीवन में हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी इस सिद्धांत का उपयोग कर सकते हैं। जब हम किसी से बहस करते हैं तो हम उसे अपनी बातों से जीत सकते हैं, न कि लड़ाई से। हम अपनी बुद्धिमत्ता, तर्क और समझ से अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा सकते हैं। 6 उदाहरण। महात्मा गांधी। गांधी जी ने बिना लड़े ही भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई। उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह का उपयोग करके अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया। नेल्सन मंडेला। मंडेला ने बिना लड़े ही दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को समाप्त किया। उन्होंने अपने विरोधियों के खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने कभी भी हिंसा का उपयोग नहीं किया। निष्कर्ष। बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सर्वोच्च कला है। यह विचार हमें सिखाता है कि शक्ति का असली अर्थ हिंसा में नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता, रणनीति और शांति में है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए हमेशा शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीकों का उपयोग करना चाहिए। यह एक ऐसा विचार है जो हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वह एक सैनिक हो, एक व्यापारी हो या एक आम नागरिक। अगला प्रश्न। 3 विचार एक दुनिया खोजता भी है और एक बनाता भी है। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। यह कहना बिल्कुल सही है कि विचार एक दुनिया खोजता भी है और एक बनाता भी है। यह एक गहरा दार्शनिक विचार है जो मानव चेतना, ज्ञान और रचनात्मकता की दोहरी प्रकृति को दर्शाता है। इसका अर्थ यह है कि हमारे विचार न केवल मौजूदा वास्तविकता को समझने और उसका पता लगाने का एक साधन है, बल्कि वे एक नई वास्तविकता को आकार देने और बनाने की शक्ति भी रखते हैं। आइए इस अवधारणा के दोनों पहलुओं को विस्तार से समझते हैं। विचार एक दुनिया खोजता है। जब हम कहते हैं कि विचार एक दुनिया खोजता है, तो इसका मतलब है कि हमारे विचार वास्तविकता को समझने और उसका विश्लेषण करने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। यह एक तरह की अन्वेषण, एक्सप्लोरेशन की प्रक्रिया है। एक ज्ञान का निर्माण हम अपने विचारों का उपयोग दुनिया के बारे में जानने के लिए करते हैं। जिज्ञासा से शुरू होकर हम प्रश्न पूछते हैं, अवलोकन करते हैं और जानकारी एकत्र करते हैं। 2 वैज्ञानिक खोज। विज्ञान इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। एक वैज्ञानिक एक विचार, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का नियम, के साथ शुरू होता है और फिर वह उस विचार का परीक्षण करने के लिए प्रयोग करता है। यदि प्रयोग सफल होता है तो वह विचार एक वैज्ञानिक सिद्धांत बन जाता है, जिससे हमें दुनिया के बारे में एक नया सत्य पता चलता है। 3 दार्शनिक समझ। दर्शन शास्त्र भी विचारों के माध्यम से दुनिया को समझने का प्रयास करता है। दार्शनिक जीवन, ब्रह्मांड और अस्तित्व के गहरे सवालों पर विचार करते हैं और इन विचारों के माध्यम से वे वास्तविकता के नए पहलुओं को उजागर करते हैं। 4 व्यक्तिगत अनुभव। हमारे व्यक्तिगत अनुभव भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा हैं। जब हम एक नई जगह की यात्रा करते हैं, तो हम उस जगह के बारे में अपने विचारों को विकसित करते हैं। हम वहां के लोगों, संस्कृति और इतिहास को समझते हैं। इस प्रक्रिया में विचार एक खोजकर्ता के रूप में कार्य करता है, जो वास्तविकता के छिपे हुए पहलुओं को उजागर करता है। विचार एक दुनिया बनाता है। यह इस अवधारणा का अधिक शक्तिशाली और रचनात्मक पहलू है। जब हम कहते हैं कि विचार एक दुनिया बनाता है, तो इसका मतलब है कि हमारे विचार वास्तविकता को आकार देने और एक नई दुनिया का निर्माण करने की शक्ति रखते हैं। यह एक तरह की रचनात्मकता, क्रिएशन की प्रक्रिया है। एक तकनीकी नवाचार। सभी महान आविष्कार और नवाचार एक विचार से शुरू हुए। हवाई जहाज, इंटरनेट और स्मार्टफोन, ये सभी पहले किसी के दिमाग में एक विचार के रूप में मौजूद थे। 2 कला और साहित्य। एक कलाकार एक विचार से प्रेरित होकर एक चित्र बनाता है, एक मूर्तिकार एक विचार से प्रेरित होकर एक मूर्ति बनाता है, और एक लेखक एक विचार से प्रेरित होकर एक कहानी लिखता है। ये सभी रचनात्मक कार्य एक नई दुनिया का निर्माण करते हैं, जो पहले अस्तित्व में नहीं थी। 3 सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन।
सामाजिक और राजनीतिक क्रांतियां भी एक विचार से शुरू होती हैं। स्वतंत्रता, समानता और न्याय के विचार ने दुनिया भर में लोगों को प्रेरित किया है और इन विचारों ने समाजों को बदल दिया है। 4. व्यक्तिगत जीवन। हमारा व्यक्तिगत जीवन भी हमारे विचारों से बनता है। हमारे सपने, लक्ष्य और विश्वास, ये सभी हमारे विचारों का परिणाम हैं। एक व्यक्ति जो सोचता है कि वह सफल हो सकता है, उसके सफल होने की अधिक संभावना है। इस प्रक्रिया में विचार एक निर्माता के रूप में कार्य करता है जो वास्तविकता को आकार देता है। दोनों के बीच संबंध। ये दोनों प्रक्रियाएं अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक विचार पहले दुनिया की खोज करता है और फिर उस खोज से प्राप्त ज्ञान का उपयोग एक नई दुनिया बनाने के लिए करता है। उदाहरण के लिए, एक वैज्ञानिक एक विचार से शुरू होता है कि कुछ ऐसा है जो दुनिया में मौजूद है लेकिन अभी तक खोजा नहीं गया है। वह उस विचार का पता लगाता है और जब उसे पता चलता है कि वह सही था, तो वह उस ज्ञान का उपयोग एक नया आविष्कार करने के लिए करता है। निष्कर्ष। विचार एक दुनिया खोजता भी है और एक बनाता भी है। यह एक गहरा और महत्वपूर्ण सत्य है। यह हमें सिखाता है कि हमारे विचार कितने शक्तिशाली हैं। वे न केवल हमें दुनिया को समझने में मदद करते हैं, बल्कि वे हमें दुनिया को बदलने की शक्ति भी देते हैं। इसलिए हमें अपने विचारों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए, क्योंकि वे न केवल हमारे जीवन को, बल्कि पूरी दुनिया को आकार देते हैं। अगला प्रश्न। 4 सबसे अच्छे सबक कड़वे अनुभवों से सीखे जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। यह बात बिल्कुल सच है कि सबसे अच्छे सबक कड़वे अनुभवों से सीखे जाते हैं। यह कहावत मानव स्वभाव और सीखने की प्रक्रिया के एक मूलभूत सत्य को दर्शाती है। मीठे या सुखद अनुभव हमें आनंद दे सकते हैं, लेकिन वे अक्सर हमें सिखाते कुछ नहीं हैं। इसके विपरीत, कड़वे अनुभव, चाहे वे असफलता, निराशा या दुख के रूप में हों, हमें गहरी समझ, लचीलापन और अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। आइए इस विचार के विभिन्न पहलुओं को गहराई से समझते हैं। एक असफलता और सीखने की प्रक्रिया। असफलता कड़वे अनुभवों का सबसे आम रूप है। जब हम किसी काम में असफल होते हैं, तो हम सीखते हैं कि हमने क्या गलत किया। यह प्रक्रिया हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का अवसर देती है। गलतियों से सीखना। जब हम कोई गलती करते हैं, तो यह हमारे दिमाग पर एक गहरा प्रभाव छोड़ती है। यह हमें भविष्य में ऐसी ही गलती दोहराने से रोकती है। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति। विज्ञान और तकनीक के इतिहास में हर महान आविष्कार के पीछे कई असफलताएं छिपी हैं। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने से पहले हजारों बार असफल रहे। इन असफलताओं ने उन्हें सिखाया कि क्या काम नहीं करता है, और अंततः वे सफल हुए। 2. निराशा और अपेक्षाओं का प्रबंधन। जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तो हमें निराशा होती है। यह एक कड़वा अनुभव है, लेकिन यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी अपेक्षाओं को कैसे प्रबंधित करना चाहिए। वास्तविकता को स्वीकार करना। निराशा हमें यह सिखाती है कि जीवन हमेशा हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलता। यह हमें वास्तविकता को स्वीकार करने और उसके अनुसार अनुकूलन करने में मदद करती है। लचीलापन। निराशा हमें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और हमें उनसे निपटना सीखना होगा। 3. दुख और सहानुभूति। दुखद अनुभव, जैसे कि किसी प्रियजन को खोना, हमें गहरी चोट पहुंचाते हैं, लेकिन वे हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा विकसित करने में मदद करते हैं। भावनात्मक गहराई। दुख हमें जीवन की क्षणभंगुरता का एहसास कराता है। यह हमें उन चीजों की सराहना करना सिखाता है जिन्हें हम अक्सर हल्के में लेते हैं। दूसरों को समझना। जब हम खुद दुख से गुजरते हैं, तो हम दूसरों के दुख को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। यह हमें दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। 4. संघर्ष और चरित्र निर्माण। जीवन के संघर्ष और चुनौतियां कड़वे अनुभव हैं, लेकिन वे हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं। दृढ़ता। जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं, तो हम दृढ़ और मजबूत बनते हैं।
आत्मनिर्भरता। संघर्ष हमें सिखाता है कि हम अपनी समस्याओं को खुद हल कर सकते हैं। 5 कड़वे अनुभवों का मूल्य। कड़वे अनुभवों का मूल्य सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होता, बल्कि सामाजिक भी होता है। सामाजिक सुधार। इतिहास में कई सामाजिक सुधार कड़वे अनुभवों का परिणाम रहे हैं। गुलामी, जातिवाद और भेदभाव के दुखद अनुभवों ने लोगों को इन बुराइयों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। नैतिक शिक्षा। कड़वे अनुभव हमें नैतिक शिक्षा भी देते हैं। वे हमें सही और गलत के बीच का अंतर सिखाते हैं और हमें नैतिक रूप से मजबूत बनाते हैं। निष्कर्ष। सबसे अच्छे सबक कड़वे अनुभवों से सीखे जाते हैं। यह एक ऐसा सत्य है जो हमें यह स्वीकार करने में मदद करता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों का महत्व है। सुख हमें खुशी देता है, लेकिन दुख हमें सिखाता है। हमें अपने कड़वे अनुभवों को एक बोझ के रूप में नहीं, बल्कि सीखने और बढ़ने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। वे हमें अधिक मजबूत, समझदार और सहानुभूतिपूर्ण इंसान बनाते हैं। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए देखने हैं अगला प्रश्न। 5 मैले पानी को अकेला छोड़ने से ही उसे सबसे अच्छा साफ किया जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। यह कथन कि मैले पानी को अकेला छोड़ने से ही उसे सबसे अच्छा साफ किया जा सकता है, मडी वाटर इज बेस्ट क्लियर्ड बाय लीविंग इट अलोन, एक गहरा और प्रतीकात्मक विचार है। यह सीधे तौर पर भौतिक विज्ञान के एक सिद्धांत को दर्शाता है, लेकिन इसका उपयोग हमारे जीवन के कई पहलुओं, विशेषकर मानसिक और भावनात्मक उथल-पुथल को समझने के लिए एक रूपक के रूप में किया जाता है। यह हमें सिखाता है कि कुछ समस्याओं को बलपूर्वक हल करने के बजाय उन्हें शांत होने और स्वाभाविक रूप से सुलझने देने की आवश्यकता होती है। भौतिक अर्थ। पानी और अवसादन। भौतिक रूप से यह कथन अवसादन, सेडिमेंटेशन की प्रक्रिया को दर्शाता है। जब पानी में मिट्टी या अन्य कण मिल जाते हैं, तो वह मैला या गंदा दिखाई देता है। यदि आप उस पानी को हिलाना जारी रखते हैं, तो कण निलंबित, सस्पेंडेड रहते हैं और पानी मैला ही रहता है। लेकिन यदि आप उसे बिना छेड़े एक जगह रख देते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण कण धीरे धीरे तल पर बैठ जाते हैं और ऊपर का पानी साफ हो जाता है। यह एक वैज्ञानिक सत्य है जो हमें धैर्य और प्रकृति की प्रक्रियाओं पर भरोसा करने की आवश्यकता सिखाता है। प्रतीकात्मक अर्थ। मन और विचार। इस कथन का असली महत्व तब सामने आता है जब हम इसे मानव मन और भावनाओं पर लागू करते हैं। हमारा मन अक्सर मैले पानी जैसा हो जाता है जब हम तनाव, चिंता, क्रोध या किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे होते हैं। इस स्थिति में हमारे विचार अस्त-व्यस्त और भावनाएं उथल-पुथल वाली होती हैं। जब हम ऐसी मानसिक उथल-पुथल का अनुभव करते हैं, तो हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि हम तुरंत इसका समाधान खोजें। हम चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, दूसरों से सलाह मांगते हैं या अपनी समस्याओं के बारे में लगातार सोचते रहते हैं। यह पानी को हिलाने जैसा है। जितना अधिक हम अपने विचारों को हिलाते हैं, उतनी ही अधिक हम खुद को भ्रमित और परेशान पाते हैं। इसके विपरीत, यह कथन हमें एक अलग दृष्टिकोण अपनाने की सलाह देता है। एक स्वयं को अकेला छोड़ना। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपनी समस्याओं को नजरअंदाज करना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें उनसे एक कदम पीछे हटना चाहिए। जब हम खुद को शांत रहने और अपनी भावनाओं को महसूस करने की अनुमति देते हैं, तो हम उन्हें बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। 2 धैर्य का महत्व। जिस तरह पानी को साफ होने में समय लगता है, उसी तरह हमारे मन को भी शांत होने में समय लगता है। हमें अपने विचारों को सुलझने देने के लिए धैर्य रखना चाहिए। 3 स्वीकृति। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी भावनाओं को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वे कितनी भी असहज क्यों न हों। जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं, तो हम उन्हें जाने दे सकते हैं। यह विचार माइंडफुलनेस और ध्यान, मेडिटेशन की प्रथाओं के समान है, जहां हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के देखते हैं। हम उन्हें आने जाने देते हैं, जैसे बादल आकाश में आते जाते हैं। जीवन में अनुप्रयोग।
यह प्रतीकात्मक सबक हमारे जीवन के कई क्षेत्रों में लागू होता है। एक निर्णय लेना। जब हम किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे होते हैं और हमें कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है, तो अक्सर सबसे अच्छा होता है कि हम कुछ समय के लिए रुकें। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है क्योंकि हमारा दिमाग मैला होता है। 2 संघर्ष। जब हम किसी के साथ संघर्ष में होते हैं तो सबसे अच्छी प्रतिक्रिया अक्सर कुछ न करना ही होती है। यदि हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो हम अक्सर ऐसी बातें कह जाते हैं जिन पर हमें बाद में पछतावा होता है। 3 भावनात्मक संकट। जब हम दुख, क्रोध या चिंता का अनुभव कर रहे होते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि हम खुद को शांत होने के लिए जगह दें। यह हमें अपनी भावनाओं को समझने और उनसे निपटने का समय देता है। निष्कर्ष। मैले पानी को अकेला छोड़ने से ही उसे सबसे अच्छा साफ किया जा सकता है एक शक्तिशाली और व्यावहारिक जीवन सबक है। यह हमें सिखाता है कि कुछ स्थितियों में सबसे प्रभावी कार्रवाई कोई कार्रवाई न करना ही होती है। यह हमें धैर्य, स्वीकार्यता और खुद पर विश्वास करना सिखाता है कि समय के साथ हमारे विचार और भावनाएं स्वाभाविक रूप से शांत हो जाएंगी और हम स्पष्टता के साथ आगे बढ़ सकेंगे। यह एक अनुस्मारक है कि जीवन में हर समस्या को हल करने के लिए बलपूर्वक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी सबसे अच्छा समाधान बस शांत रहना और प्रकृति को अपना काम करने देना होता है। अगला प्रश्न। 6 वर्ष बहुत कुछ सिखाते हैं जो दिन कभी नहीं जानते। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। यह एक गहरा और दार्शनिक विचार है कि वर्ष बहुत कुछ सिखाते हैं जो दिन कभी नहीं जानते। यह कथन समय की प्रकृति, अनुभव की गहराई और ज्ञान के क्रमिक विकास के बीच के अंतर को दर्शाता है। एक दिन अपने आप में एक क्षणिक इकाई है, यह सिर्फ घटनाओं का एक संग्रह है। इसके विपरीत एक वर्ष एक दीर्घकालिक यात्रा है जिसमें अनुभवों की एक श्रृंखला होती है जो परिपक्वता, समझ और अंतर्दृष्टि की ओर ले जाती है। आइए इस अवधारणा के विभिन्न पहलुओं को गहराई से समझते हैं। एक क्षणिक अनुभव बनाम संचित ज्ञान। एक दिन हमें एक घटना का अनुभव करा सकता है, जैसे किसी परीक्षा में पास होना या किसी से मिलना। यह अनुभव एक खुशी या दुख का क्षण हो सकता है, लेकिन यह अपने आप में पूर्ण नहीं होता। यह सिर्फ एक बिंदु है। दूसरी ओर एक वर्ष हमें इन सभी बिंदुओं को एक साथ जोड़ने का अवसर देता है। एक साल में हम न केवल एक परीक्षा पास करते हैं, बल्कि हम उस परीक्षा के लिए तैयारी करना भी सीखते हैं, असफलताओं का सामना करते हैं और सफलता के बाद की खुशी का अनुभव करते हैं। यह अनुभवों का एक पूरा चक्र है जो हमें सिखाता है कि जीवन में सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक पूरी प्रक्रिया होती है। 2 परिपक्वता और चरित्र का विकास। एक दिन में हम क्या सीखते हैं? शायद एक नई बात, एक नया कौशल या एक नया नाम। लेकिन एक वर्ष में हम अपनी सोच को विकसित करते हैं, अपने चरित्र को मजबूत करते हैं और अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं। धैर्य। एक दिन में हम अधीर हो सकते हैं, लेकिन एक वर्ष हमें सिखाता है कि कुछ चीजें समय लेती हैं। जैसे एक पेड़ को बड़ा होने में सालों लग जाते हैं। लचीलापन। एक दिन में हम एक असफलता से निराश हो सकते हैं, लेकिन एक वर्ष में हम सीखते हैं कि कैसे एक असफलता से उबरना है और आगे बढ़ना है। आत्मजागरूकता। एक दिन में हम अपने व्यवहार के प्रति अनभिज्ञ हो सकते हैं, लेकिन एक वर्ष में हम अपने आप को बेहतर ढंग से जानते हैं। हम अपनी कमजोरियों और शक्तियों को पहचानते हैं। 3 रिश्तों और संबंधों की गहराई। रिश्ते एक दिन में नहीं बनते, वे महीनों और सालों में विकसित होते हैं। दोस्ती। एक दिन में हम किसी से मिल सकते हैं और दोस्ती कर सकते हैं, लेकिन एक साल में हम उस दोस्ती की गहराई और ताकत को समझते हैं। हम एक दूसरे की कमजोरियों और शक्तियों को जानते हैं और हम एक दूसरे के साथ सुख और दुख दोनों में रहते हैं। प्रेम। प्रेम भी एक साल में विकसित होता है। एक दिन में हम किसी से आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन एक साल में हम उस व्यक्ति को गहराई से जानते हैं और हम सीखते हैं कि कैसे प्यार करना और कैसे माफ करना है। 4 करियर और लक्ष्यों का विकास। एक दिन में हम एक काम पूरा कर सकते हैं,
लेकिन एक वर्ष में हम अपने करियर में एक महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। कौशल विकास, एक दिन में हम एक नया कौशल सीख सकते हैं, लेकिन एक साल में हम उस कौशल में माहिर हो सकते हैं। लक्ष्य प्राप्ति, एक दिन में हम अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक कदम उठा सकते हैं, लेकिन एक साल में हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। 5 कड़वे अनुभव और शिक्षा। यह कहावत हमें यह भी सिखाती है कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक अक्सर सबसे कड़वे अनुभवों से आते हैं। एक दिन में हम एक असफलता का सामना कर सकते हैं, लेकिन एक वर्ष में हम उस असफलता से सीखते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है। बीमारी या दुर्घटना, एक दिन में हम एक बीमारी या दुर्घटना का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन एक वर्ष में हम उस अनुभव से सीखते हैं कि कैसे जीवन की सराहना करनी है। नुकसान, एक दिन में हम किसी प्रियजन को खो सकते हैं, लेकिन एक वर्ष में हम उस दुख से सीखते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है और कैसे उस व्यक्ति की यादों को संजोना है। निष्कर्ष, यह कथन कि वर्ष बहुत कुछ सिखाते हैं, जो दिन कभी नहीं जानते, हमें यह याद दिलाता है कि जीवन एक मैराथन है, न कि एक स्प्रिंट। हमें हर दिन को महत्व देना चाहिए, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि सच्ची परिपक्वता और ज्ञान समय के साथ ही आता है। यह हमें धैर्य रखने, अनुभव से सीखने और जीवन की यात्रा को एक पूरी कहानी के रूप में देखने के लिए प्रेरित करता है, न कि सिर्फ अलग अलग घटनाओं के रूप में। अगला प्रश्न। 7 जीवन को एक यात्रा के रूप में देखना सर्वोत्तम है, न कि एक गंतव्य के रूप में। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। यह कथन कि जीवन को एक यात्रा के रूप में देखना सर्वोत्तम है, न कि एक गंतव्य के रूप में, एक गहरा दार्शनिक विचार है जो जीवन के अर्थ और उद्देश्य पर प्रकाश डालता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन का असली मूल्य अंत तक पहुंचने में नहीं, बल्कि उस रास्ते पर चलने में है जो हमें वहां तक ले जाता है। यह हमें क्षण में जीने, अनुभवों को संजोने और सीखने की प्रक्रिया को गले लगाने के लिए प्रेरित करता है। आइए इस विचार के विभिन्न पहलुओं को गहराई से समझते हैं। 1 गंतव्य केंद्रित मानसिकता की सीमाएं। जब हम जीवन को एक गंतव्य के रूप में देखते हैं, तो हम अक्सर खुद को कुछ निश्चित लक्ष्यों तक सीमित कर लेते हैं, जैसे कि एक निश्चित डिग्री प्राप्त करना, एक विशिष्ट नौकरी पाना या एक निश्चित उम्र तक शादी करना। इस तरह की मानसिकता में कई समस्याएं हैं। निरंतर असंतोष, जब हम एक गंतव्य तक पहुंच जाते हैं, तो हम अक्सर एक नए गंतव्य की तलाश में निकल पड़ते हैं। यह एक अंतहीन चक्र बन जाता है, जिसमें हम कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। वर्तमान को अनदेखा करना, इस मानसिकता में हम अक्सर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वर्तमान क्षण की खुशी और अनुभवों को अनदेखा कर देते हैं। हम भविष्य के लिए जीते हैं और वर्तमान को भूल जाते हैं। असफलता का डर, यदि हमारा एकमात्र उद्देश्य गंतव्य तक पहुंचना है, तो असफलता का डर बहुत बड़ा हो जाता है। हम जोखिम लेने से डरते हैं, क्योंकि यह हमें हमारे गंतव्य से दूर कर सकता है। जीवन के अप्रत्याशित मोड़, जीवन हमेशा हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलता। जब हम एक गंतव्य पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम जीवन के अप्रत्याशित मोड़ों से निराश हो जाते हैं। 2 यात्रा केंद्रित मानसिकता का मूल्य। इसके विपरीत, जब हम जीवन को एक यात्रा के रूप में देखते हैं, तो हम अपनी सोच और दृष्टिकोण में एक बड़ा बदलाव लाते हैं। प्रक्रिया का आनंद, हम परिणामों के बजाय प्रक्रिया का आनंद लेना सीखते हैं। जैसे एक मैराथन धावक के लिए दौड़ का अंतिम बिंदु महत्वपूर्ण होता है, लेकिन असली खुशी हर कदम पर होती है। सीखना और विकास, यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन सिर्फ लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि सीखने, विकसित होने और बदलने के बारे में है। हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमें कुछ नया सिखाता है। लचीलापन, यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हम मुश्किलों का सामना करना सीखते हैं और उनसे मजबूती से बाहर निकलते हैं। हम अपनी योजनाओं को बदलने और नए रास्ते खोजने में भी लचीले होते हैं। अनिश्चितता को गले लगाना, हम यह स्वीकार करना सीखते हैं कि जीवन में अनिश्चितता होती है। हम भविष्य को लेकर चिंतित होने के बजाय वर्तमान में जीते हैं और हर अनुभव को एक अवसर के रूप में देखते हैं। 3 यात्रा के विभिन्न पहलू।
जीवन की यात्रा में कई पड़ाव होते हैं। हर पड़ाव हमें कुछ नया सिखाता है। बचपन, यह हमारी यात्रा की शुरुआत है, जहां हम दुनिया को पहली बार खोजते हैं। हम सीखते हैं कि कैसे चलना है, बात करना है और लोगों के साथ जुड़ना है। युवावस्था, यह एक साहसिक पड़ाव है, जहां हम अपनी पहचान खोजते हैं, जोखिम लेते हैं और अपनी दुनिया का निर्माण करते हैं। वयस्कता, यह एक परिपक्व पड़ाव है, जहां हम जिम्मेदारियां लेते हैं, दूसरों के साथ संबंध बनाते हैं और अपने अनुभवों से सीखते हैं। बुढ़ापा, यह एक शांतिपूर्ण पड़ाव है, जहां हम अपने जीवन की यात्रा पर पीछे मुड़कर देखते हैं और अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करते हैं। 4. यात्रा और गंतव्य के बीच संतुलन। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें कोई लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। लक्ष्य महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे हमें दिशा देते हैं। वे हमें प्रेरित करते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए एक कारण देते हैं। हालांकि, हमें यह याद रखना चाहिए कि लक्ष्य सिर्फ पड़ाव हैं, पूरी यात्रा नहीं। उदाहरण के लिए, एक पर्वतारोही का लक्ष्य पहाड़ की चोटी तक पहुंचना होता है, लेकिन असली यात्रा चढ़ाई में होती है। वह रास्ते में आने वाली चुनौतियों, सुंदर दृश्यों और अन्य पर्वतारोहियों से मिलता है। यही अनुभव उसे एक बेहतर इंसान बनाता है। निष्कर्ष: जीवन को एक यात्रा के रूप में देखना सर्वोत्तम है, न कि एक गंतव्य के रूप में। यह हमें सिखाता है कि जीवन का असली मूल्य अनुभवों, सीखने और विकास में है, न कि सिर्फ लक्ष्यों को प्राप्त करने में। यह हमें हर पल में जीने, अनिश्चितता को गले लगाने और हर बाधा को एक अवसर के रूप में देखने के लिए प्रेरित करता है। अगला प्रश्न 8. संतोष स्वाभाविक संपत्ति है, विलासिता कृत्रिम निर्धनता है? इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। यह कथन कि संतोष स्वाभाविक संपत्ति है, विलासिता कृत्रिम निर्धनता है, एक गहरा दार्शनिक विचार है जो मानव जीवन में खुशी और समृद्धि की वास्तविक प्रकृति पर प्रकाश डालता है। यह बताता है कि सच्ची संपत्ति बाहरी वस्तुओं के संग्रह में नहीं, बल्कि आंतरिक मन की स्थिति में निहित है। जबकि संतोष हमें स्वाभाविक रूप से धनवान बनाता है, विलासिता का पीछा हमें अंतहीन इच्छाओं के जाल में फंसाकर कृत्रिम रूप से गरीब बनाता है। आइए इस विचार के दोनों हिस्सों को विस्तार से समझते हैं। 1. संतोष स्वाभाविक संपत्ति है। जब हम कहते हैं कि संतोष स्वाभाविक संपत्ति है, तो हमारा मतलब है कि यह एक ऐसी आंतरिक स्थिति है जो हमें समृद्ध और पूर्ण महसूस कराती है, चाहे हमारे पास बाहरी रूप से कितना भी हो। यह भौतिक वस्तुओं पर निर्भर नहीं है, बल्कि हमारे दृष्टिकोण और मन की शांति पर निर्भर करता है। कम में अधिक संतोष की भावना हमें सिखाती है कि हमारी खुशी के लिए बहुत अधिक चीजों की आवश्यकता नहीं है। यह हमें उन चीजों की सराहना करना सिखाती है जो हमारे पास पहले से हैं, जैसे कि स्वास्थ्य, परिवार, मित्र और प्रकृति। यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो हमें पर्याप्त महसूस कराती है, जबकि विलासिता का पीछा करने वाले व्यक्ति को हमेशा अधिक की कमी महसूस होती है। आंतरिक शांति। संतोष एक आंतरिक शांति लाता है जो बाहरी दुनिया की उथल-पुथल से अप्रभावित रहता है। जब हम संतुष्ट होते हैं, तो हम अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर देते हैं और अपनी दौड़ में दौड़ना शुरू कर देते हैं। यह हमें ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा से मुक्त करता है, जो अक्सर खुशी को नष्ट कर देते हैं। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य। संतोष का हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह तनाव और चिंता को कम करता है और हमें अधिक खुश और ऊर्जावान महसूस कराता है। जब हम अपनी जरूरतों के साथ संतुष्ट होते हैं, तो हम अपने जीवन को अधिक खुशी और उद्देश्य के साथ जी सकते हैं। 2. विलासिता कृत्रिम निर्धनता है। इसके विपरीत, जब हम कहते हैं कि विलासिता कृत्रिम निर्धनता है, तो हम एक विरोधाभास की ओर इशारा करते हैं। विलासिता की वस्तुएं, जैसे महंगे कपड़े, बड़ी कारें और आलीशान घर, हमें अमीर महसूस करा सकते हैं, लेकिन वे हमें अंततः गरीब बनाते हैं। यह एक ऐसी निर्धनता है जो भौतिक नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक है। कभी न खत्म होने वाली दौड़। विलासिता की वस्तुओं का पीछा एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ है। जब हम एक महंगी वस्तु खरीदते हैं,
तो जल्द ही एक और अधिक महंगी वस्तु बाजार में आ जाती है। यह हमें हमेशा कुछ नया पाने की इच्छा में फंसाए रखता है और हमें कभी भी संतुष्ट नहीं होने देता। यह एक ऐसा चक्र है जो हमें हमेशा गरीब महसूस कराता है, क्योंकि हम हमेशा कुछ ऐसा चाहते हैं जो हमारे पास नहीं है। बाहरी सत्यापन पर निर्भरता। विलासिता अक्सर बाहरी सत्यापन की आवश्यकता से प्रेरित होती है। हम दूसरों को प्रभावित करने और अपनी सामाजिक स्थिति दिखाने के लिए महंगी चीजें खरीदते हैं। यह हमें बाहरी दुनिया पर निर्भर बनाता है, और जब हमें वह मान्यता नहीं मिलती जो हम चाहते हैं, तो हम निराश हो जाते हैं। आंतरिक रिक्तता। विलासिता की वस्तुएं हमारी आंतरिक रिक्तता को नहीं भर सकतीं। वे सिर्फ एक अस्थायी खुशी प्रदान करती हैं, जो जल्द ही फीकी पड़ जाती है। सच्ची खुशी और पूर्णता हमारे रिश्तों, हमारे अनुभवों और हमारे जुनून से आती है, न कि भौतिक वस्तुओं से। निष्कर्ष। यह कथन कि संतोष स्वाभाविक संपत्ति है, विलासिता कृत्रिम निर्धनता है, हमें जीवन में प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए एक महत्वपूर्ण सबक देता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची समृद्धि भौतिक वस्तुओं के संग्रह में नहीं है, बल्कि हमारे मन की स्थिति में है। जब हम संतोष को अपनाते हैं, तो हम एक ऐसी संपत्ति पाते हैं जो हमें आंतरिक शांति, खुशी और उद्देश्य प्रदान करती है। दूसरी ओर, जब हम विलासिता का पीछा करते हैं, तो हम एक ऐसी निर्धनता पैदा करते हैं जो हमें हमेशा कुछ नया पाने की इच्छा में फंसाए रखती है। यह एक अनुस्मारक है कि सच्ची खुशी और समृद्धि पाने के लिए हमें बाहर की दुनिया में देखने के बजाय अपने भीतर देखना चाहिए।